इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्रिटिकल एनालिसिस एंड लिमिटेशन ऑफ बोर थ्योरी। ठीक है ना, इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्रिटिकल एनालिसिस एंड लिमिटेशन ऑफ बोर थ्योरी। सिंपल सा हमारा टॉपिक 1.5। तो सिंपल सी बातें रहेंगी आज की क्लास में, कुछ ज़्यादा खास नहीं रहेगा। ठीक है, जो खास लेक्चर है वो इसके बाद का लेक्चर है, उसमें थोड़ा अलग चीज़ आएगा। उसमें समरफेल्ड मॉडिफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, ये बस थ्योरेटिकल है, ये बस थ्योरेटिकल पोर्शन है जो हमें बस एज इट इज़ याद रख लेना है। तो कुछ यहाँ बोला गया है, फ्रॉम स्पेक्ट्रल स्टडीज बोहर कंडक्टेड ए theoretical periodic chart which agreed with Mendeleev chart. On the basis of atomic spectrum, Bohr was able to predict that the element with Z equals to 72, atomic number जिसका 72 है, has properties similar to titanium Z equals to 22 and zirconium Z equals to 40। ठीक है, एटॉमिक नंबर 40, एटॉमिक नंबर 22, एटॉमिक नंबर 72। इन सब की प्रॉपर्टी क्या है, इन सब की प्रॉपर्टी क्या है, सिमिलर है। इन सब की प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी देखने को मिला उनको। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने क्या स्टडी किया, उन्होंने स्टडी किया एटॉमिक स्पेक्ट्रम। इन तीनों का एटॉमिक स्पेक्ट्रम स्टडी किया उन्होंने। कैसे? थ्योरेटिकल बेसिस पे। थ्योरेटिकल बेसिस पे हमें पता है ना, एटॉमिक स्पेक्ट्रम तो बिल्कुल थ्योरेटिकल पार्ट है, वो तो प्रैक्टिकल नहीं है, तो उसको तो आप थ्योरेटिकल कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, एनर्जी लेवल्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं थ्योरेटिकल, कितनी एनर्जी की जो लाइट वो एमिट करेगा वो भी हम थ्योरेटिकली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने, अब मेन बात ये है ना, मेन बात ये है उस समय पे जेड बराबर 72। ठीक है ना, अभी इसका नाम पड़ता है हॉफमियम। अभी जो एटॉमिक नंबर 72 है उसका नाम पड़ता है हॉफमियम। तो उस समय पे ये डिस्कवर ही नहीं हुआ था जब मैंडेलिक पीरियडिक चार्ट बन था उस समय पे, और जब ये बोर का जब ये काम चल रहा था, तो उस समय पे ये वाला एटम डिस्कवर ही नहीं हुआ था, ये वाला एलिमेंट डिस्कवर ही नहीं हुआ था, हॉफनियम डिस्कवर नहीं हुआ था, ये बाद में डिस्कवर हुआ। बट उस समय क्या वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने टाइटेनियम 22, उन्होंने जिरकोनियम 40, और जो 72 वाला है, 72 वाला जो अभी हम होपियम बोलते हैं, इनकी उन्होंने क्या स्टडी करी, इनकी उन्होंने एटॉमिक स्पेक्ट्रम स्टडी करी, उनको कुछ सिमिलैरिटी देखने को मिला। ठीक है ना, उनको सिमिलैरिटी देखने को मिली इनकी प्रॉपर्टीज़ में। ठीक, और एक बात है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने बस इन्हीं तीन की स्टडी करी थी, उन्होंने ऑलमोस्ट क्या किया, उन्होंने एटॉमिक नंबर वन रख के स्टडी किया कि क्या आएगा, एटॉमिक नंबर 2 रख के चेक किया, एटॉमिक नंबर 3 रख के चेक किया, ऐसे उन्होंने बहुत ऑलमोस्ट सारे ही उन्होंने उस समय पे स्टडी कर ली थी। सबके जो स्पेक्ट्रम थे उन्होंने स्टडी किया। ठीक है ना, स्पेक्ट्रम के लिए हमें चाहिए क्या, हमें जेड की वैल्यू चाहिए, हमें क्या चाहिए, मास चाहिए। एनर्जी के लिए हमें मास चाहिए होता है, इलेक्ट्रॉन का, वो सब तो उस समय पे अवेलेबल ही था, और तो कुछ खास हमें चाहिए नहीं था कि हाँ हमें एलिमेंट डिस्कवर हो, एलिमेंट का हम एलिमेंट तो चाहिए ही नहीं ना, ये तो हमें बस थ्योरेटिकल कुछ डाटा चाहिए, बस वो तो ऐसे ही अवेलेबल है। ठीक, तो उन्होंने बस थ्योरेटिकली कैलकुलेट करके देखा, तो 72 दिस इज हॉफनियम और टाइटेनियम और जिरकोनियम, जो अभी आप अगर मॉडर्न पीरियडिक टेबल में देखोगे तो वो आपके ग्रुप नंबर 4 में आते हैं, ये ग्रुप नंबर 4 में आता है। ठीक है ना, पहले आता है आपका टाइटेनियम, टाइटेनियम के नीचे है आपका जिरकोनियम, जिरकोनियम के नीचे आपका हॉफनियम। तो हाँ, बट इनकी जो प्रॉपर्टी थी उन्होंने इसको पहले ही देख लिया था कि हाँ इनकी प्रॉपर्टीज़ में सिमिलैरिटी है। ठीक है ना, बाद में ये चीज़ डिस्कवर हुआ। सिंपल सी बातें हैं, अब बढ़ते हैं आगे। Let us examine how the theoretical model of Bohr is able to explain some of the feature given below। ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को समझा पाया बोर के मॉडल से। ठीक है ना, लिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू को बोर के मॉडल से हमने बोर का जो एटॉमिक मॉडल है वो लिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू को क्या कर सकता है, उसको एक्सप्लेन कर सकता है। और आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, ये इसको भी एक्सप्लेन कर पाता है। अभी कैसे, ये तीनों चीज़ों को ही हम देखेंगे। एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को कैसे एक्सप्लेन कर पाया, लिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू और आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। देखो, नाउ Bohr theory is successful as an atom model to the extent that its findings are consistent with atomic spectrum of hydrogen। जो बोर थ्योरी थी वो सक्सेसफुल हुआ। जो बोर थ्योरी था एटॉमिक मॉडल के लिए, वो सक्सेसफुल रहा काफ़ी हद तक, क्योंकि जो इसकी फाइंडिंग्स थी, ठीक है ना, वो किससे मैच कर रही थी, वो मैच कर रही थी हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए। मीन्स अगर आप
H प्लस के लिए देखोगे, सॉरी, आप क्या देखोगे, हाइड्रोजन देखोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के अंदर। आप हीलियम की स्टडी करोगे तो आप हीलियम की स्टडी नहीं कर सकते, आप हीलियम प्लस की स्टडी कर सकते हो, आप Li2+ की स्टडी कर सकते हो, ठीक है ना। इतनी आपको ये पता होगा कि बोर्स थ्योरी जो है, बोर्स थ्योरी जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड है, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड है, ठीक है ना। एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के लिए ये सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है। तो काफ़ी हद तक ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ये एक्सप्लेन कर पाती है एटॉमिक स्पेक्ट्रम को, ठीक है ना, ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए भी। The agreement between the theoretical and experimental values of spectral frequency is a testimony of the validity of his validity of this theory। जो थ्योरेटिकल वैल्यू आता है, जो थ्योरेटिकल वैल्यू आप बोर्स थ्योरी के हिसाब से निकालोगे, बोर्स थ्योरी के हिसाब से जो आप थ्योरेटिकल वैल्यूज निकालोगे स्पेक्ट्रल लाइंस की, उसकी फ्रिक्वेंसी की, ठीक है ना, तो और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज रहेगा वो बहुत बहुत क्लोजर वैल्यू मिलेगी आपको, ठीक है ना, दे आर वेरी क्लोज, बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर तो नहीं मिलते, हाँ, बट दोनों वैल्यूज आपको बिल्कुल क्लोज मिलेंगी, एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल वैल्यूज आपको एक जैसी मिलेंगी लगभग लगभग। अगेन दी वैल्यू ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट, जो रिडबर्ग कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी, बोर्स थ्योरी के हिसाब से आप बोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग जो आप रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू निकालोगे वो बिल्कुल मैच करेगा एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज के साथ, ठीक है ना, वो मैच करता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज, एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो आप रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे और बोर्स थ्योरी के हिसाब से जो कैलकुलेशन आएगा तो दोनों वैल्यू मैच करती है। तो हाँ, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू को भी हम क्या कर पाते हैं, दोनों में निकाल पाते हैं, बोर्स थ्योरी के हिसाब से भी हम रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं एंड एक्सपेरिमेंटली हम उसको फाइंड आउट कर ही सकते हैं। अगला, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज डिफाइंड एज द मिनिमम एनर्जी required to remove an electron from n equals to 1 state to infinite distance, that is n2 कितना हो जाएगा हमारा इन्फिनिटी, मीन्स n1 हमारा कितना है, n1 है हमारा 1 और n2 क्या है हमारा, n2 है हमारा इन्फिनिटी, ठीक, इन्फिनाइट डिस्टेंस। तो हमें क्या करना है, हमें अपने इलेक्ट्रॉन को n बराबर 1 से लेके n2 हमें कितना होना चाहिए, n2 क्या है, n2 हमारा इन्फिनिटी है, ठीक है, n2 हमारा इन्फिनिटी है, तो मीन हमने बिल्कुल रिमूव कर दिया इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, लिविंग इट विदाउट एनी काइनेटिक एनर्जी, मीन्स जब आपने निकाला इलेक्ट्रॉन को, मीन्स देखो ये आपका n बराबर 1, ये n बराबर 1 है, ये n बराबर 1 है और ये हमारा n इक्वल्स टू, ये इन्फिनाइट है, ये इन्फिनिटी है, n बराबर इन्फिनिटी। तो इस ऑर्बिट से, इस ऑर्बिटल से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है और कहाँ पे लेके जाना है, n इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे, मीन्स आपने बिल्कुल ऑलमोस्ट आप निकाल ही चुके हो एटम से, ठीक है। सो जब आपने इलेक्ट्रॉन को निकाला तो अब जो इलेक्ट्रॉन निकल चुका है इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, मीन्स काइनेटिक एनर्जी इसके पास जीरो है, काइनेटिक एनर्जी जीरो है, जस्ट हमने निकाल दिया, बाकी कुछ नहीं, बाकी उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं बची। तो मिनिमम एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n बराबर 1 टू n2 बराबर इन्फिनिटी, ठीक है, n1 बराबर 1, n2 बराबर इन्फिनिटी, ठीक है, और बिना किसी काइनेटिक एनर्जी के, मीन्स जो इलेक्ट्रॉन निकल चुका है अब उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, लिविंग इट विदाउट एनी काइनेटिक एनर्जी, एंड इट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग इक्वेशन 1.23, इसको हम यूज करके, ठीक है, हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, स्क्वायर, ठीक है, ये आपको याद होगा, ये फॉर्मूला। तो इस चीज़ को यूज़ करके, इस फॉर्मूले को यूज़ करके आप निकाल सकते हो क्या, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू। जो कैसे करेंगे वो तो अभी देखेंगे। फॉर हाइड्रोजन एटम द आयनाइजेशन एनर्जी इन द वेव नंबर यूनिट कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज, देखो चलो वेव नंबर तो हम छोड़ो, हम तो 1/λ की बात करते हैं, हाँ 1/λ को आप वेव नंबर लिख सकते हो ऐसे, ठीक है।
तो देखो इससे क्या करो, 1/λ इक्वल्स टू आर एच, ठीक है। अब ये क्या हो गया, 1/n1, n1 कितना है हमारा, n1 बराबर हमारा 1 है, n2 क्या है हमारा, ये हो गया हमारा इन्फाइनाइट मीन्स इन्फिनिटी। इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1/λ इक्वल्स टू आर एच। ये तो जीरो हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, ये 1/1 और ये मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। तो ये रह गया आर एच। तो आर एच कितना आ गया, आर एच आ गया हमारा 1/λ, आर एच आ गया हमारा 1/λ, ओके। और हम क्या करेंगे अब हम जानते हैं एनर्जी इक्वल्स टू hc/λ, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तो लैम्डा की वैल्यू डाल दो, E इक्वल्स टू, हमें एनर्जी निकालनी है, एच, ठीक है ना, एच पे यहाँ पे एच की वैल्यू डाल दो, एन सी की वैल्यू डाल दो, नीचे हमें क्या कर देनी है, 1/λ, 1/λ हमारा कितना आया, 1/λ हमारा कितना आया, आर एच, 1/λ इक्वल्स टू आर एच इंटू में आर एच। तो ये वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे, ये जब वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपकी एनर्जी निकल जाएगी। तो यही देखो क्या गया यहाँ पे, एच सी, और ये क्या किया गया, ये वेव नंबर लिया गया, हमने 1/λ यूज़ किया था, हमने 1/λ यूज़ किया था, यहाँ पे वेव नंबर यूज़ किया गया है, ठीक है, कोई बात नहीं। और ये बेसिकली 1 मोल के लिए निकला जा रहा है, 6.022, ये 1 मोल के लिए है। फॉर द पर्पस ऑफ केमिकल कैलकुलेशन, ionization energy of hydrogen may be defined as the energy required to remove one mole of electron, that is इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम से हम 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। इन दी ग्राउंड स्टेट, जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके ग्राउंड स्टेट में, और ग्राउंड स्टेट से हमें कहाँ लेके जाना है, n बराबर इन्फिनिटी पे लेके जाना है। हैंस आयनाइजेशन एनर्जी विल बी, आयनाइजेशन एनर्जी हमारी क्या आएगी, कितने का निकाल दो, हम एक का, ये हमने देखा था एक के लिए, तो इसको मल्टीप्लाई कर देना 1 मोल के लिए, ठीक है ना। और एच सी वी, यहाँ पे देखो इस इक्वेशन के हिसाब से हमारा जो वेव नंबर है वो आया है आर एच के बराबर, ठीक है ना। इस इक्वेशन के हिसाब से हमारा वेव नंबर आया है आर एच के बराबर, और हमारा जो है जो हमारा फॉर्मूला है उसके हिसाब से 1/λ इक्वल्स टू आर एच, ठीक है ना। तो 1/λ को हमने यहाँ पे 1/λ को हमने आर एच लिख दिया। तो एच सी आर एच, यहाँ पे भी सेम है, एच सी वी, वी के जगह पे हम आर एच पुट कर देंगे, ठीक है ना, वी बार बोलो, ठीक है। तो वेव नंबर की जगह हम यहाँ पे आर एच पुट कर देंगे, आया है ना। अब क्या करना है, देखो 6.022 इंटू 10⁻23 हम 1 मोल के लिए निकाल रहे हैं, तो ठीक है। देन एच की वैल्यू डाल दी गई है, ठीक है, एच की वैल्यू डाल दी, देन स्पीड ऑफ लाइट सी की वैल्यू डल गई, ठीक है ना, एच की वैल्यू, सी की वैल्यू, देन ये आर एच की वैल्यू, ठीक। तो एनर्जी हमारी क्या आएगी, एच सी आर एच, और और 1 मोल के लिए करना है, तो 1 मोल के लिए करना है, तो 1 मोल लिख लो, ऐसे ही 1 मोल इंटू 1 मोल कर देना, इसको 1 मोल से इंटू कर देना, 1 मोल आप समझते हो ना, 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। ये करने पे आपकी एनर्जी आ जाएगी 1312, ठीक है, 1312 किलो जूल पर मोल, ठीक है, 1312 किलो जूल पर मोल मीन्स एक मोल इलेक्ट्रॉन को अगर आपको निकालना है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन को अगर हाइड्रोजन एटम से रिमूव करवाना है, तो आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, कितनी एनर्जी लगेगी आपकी, 1312 किलो जूल, ठीक है। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो वेव नंबर के फॉर्म में, ठीक है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आर एच 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, सेम ही है दोनों, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। बट मैं ज़्यादातर 1/λ यूज़ करता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर हमें वेव लेंथ पूछ लिया जाता है, ठीक है ना, वेव लेंथ पूछा जाता है बहुत बार, वेव लेंथ कैलकुलेट करना होता है, इसलिए मैंने 1/λ के फॉर्म में इस चीज़ को याद रखा है। तो हाँ, 1/λ इक्वल्स टू वेव नंबर भी होता है। दस बोर थ्योरी
ऑफर्स ए मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। तो आप आयनाइजेशन एनर्जी निकाल सकते हो बोर थ्योरी के हिसाब से, ठीक है ना, ऑफ हाइड्रोजन एंड हिज एंड दिस प्रिंसिपल हैज बीन एक्सटेंडेड टू अदर एलिमेंट इन कैलकुलेटिंग देयर आयनाइजेशन एनर्जीज। ये बेसिकली हाइड्रोजन एटम के लिए ही रहता है, हाइड्रोजन एटम के लिए रहता है, और बोल सकते हो इसको हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए आप ये कर सकते हो, ठीक है ना। बोर थ्योरी, बोर की पूरी जो थ्योरी है वो हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ही होती है। हाइड्रोजन, ये तो हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, ठीक। कुछ भी अगर कैलकुलेशन करनी है आपको, in spite of the success of Bohr theory, as mentioned above, it has certain limitations as discussed below। देखो इसकी तो पहले तो ये सब इसका सक्सेस था कि किस फील्ड को ये सही ढंग से, किस चीज़ को ये सही ढंग से एक्सप्लेन कर पाया है। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन को ये एक्सप्लेन कर पाया, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू को सही ढंग से ये बता पाया कि हाँ रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहेगी, एक्सपेरिमेंटली बता, सॉरी थ्योरेटिकली इसने रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू को निकाल के दिखाया, और एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को समझा पाया। एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, ये तो हाइड्रोजन लाइक एटम का एटॉमिक स्पेक्ट्रम को ये एक्सप्लेन कर पाया। तो इन तीन चीज़ को ये अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया, ठीक है। इन तीनों चीज़ को ये अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया। देन अब कुछ लिमिटेशन है वो देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी, बोर थ्योरी के हिसाब से देखोगे तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नेवर बी जीरो। क्यों? एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू एन एच बाय टू पाई, ये था ना, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू एन एच बाय टू पाई, ठीक है। तो बताओ एन की वैल्यू जीरो हो सकती है? नहीं, एन की वैल्यू जीरो कब आएगी? ठीक है, एन की वैल्यू जीरो नहीं होती, एन की मिनिमम वैल्यू वन होती है, ठीक है। तो एन की वैल्यू तो वन हो सकती है। एच की वैल्यू जीरो नहीं, एच की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती है, एच की वैल्यू जीरो नहीं होती है, ठीक है ना, एच की वैल्यू भी जीरो नहीं होती है। और टू पाई की वैल्यू, इसी भी वैल्यू जीरो नहीं होती है, टू पाई की भी वैल्यू जीरो नहीं आएगी। तो क्या ये चीज़ कभी जीरो हो सकता है? ये चीज़ कभी जीरो हो सकता है? एंगुलर मोमेंटम कभी जीरो आ सकता है क्या? ना ये जीरो है, ना ये जीरो है, ना ये जीरो है। तो क्या एंगुलर मोमेंटम कभी जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता। तो बोर थ्योरी के हिसाब से एंगुलर मोमेंटम कैन नेवर बी जीरो। हाउएवर लेटर इन यूनिट टू, अब यूनिट टू में पढ़ोगे कि दैट इन एन वन बराबर वन, सॉरी इन एन बराबर वन, कि एन बराबर वन में, ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्बिटल में, ठीक है ना, फर्स्ट स्टेट में इलेक्ट्रॉन हैज जीरो एंगुलर मोमेंटम। इलेक्ट्रॉन की जो एंगुलर मोमेंटम होती है वो जीरो होती है। एन इक्वल्स टू वन में, एन इक्वल्स टू वन में एंगुलर मोमेंटम जीरो होती है। एन इक्वल्स टू वन में एंगुलर मोमेंटम जीरो होती है, जो आपके सेकंड यूनिट में हम देखेंगे अभी। बट बोर्स के हिसाब से, बोर के थ्योरी के हिसाब से, कि एंगुलर मोमेंटम कभी जीरो नहीं हो सकता। वो हमें साफ दिखाता है कि एन एच बाई टू पाई, ये तो हम बचपन 11th में ही पढ़े थे इस चीज़ को हम, ठीक है। द हाइपर फाइन स्ट्रक्चर, द हाइपर फाइन स्ट्रक्चर इन द एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम में कुछ स्पेक्ट्रम तो थे जो बिल्कुल ठीक थे, जो हमें दिख रहे थे, लेकिन उसके अलावा कुछ बारीक स्ट्रक्चर भी था, बारीक स्पेक्ट्रम भी था, बारीक स्पेक्ट्रल लाइन्स भी थी, जो हम बोर थ्योरी उसको समझा नहीं पाई। तो हाइपर फाइन स्ट्रक्चर इन द एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट वेल एक्सप्लेन बाय बोर थ्योरी, ठीक है। एक अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको, तो बोर थ्योरी के हिसाब से, बोर थ्योरी के हिसाब से जो स्पेक्ट्रल लाइन्स थी, ये सारी स्पेक्ट्रल लाइन थी, उनको तो एक्सप्लेन कर दिया गया था, लेकिन कुछ स्पेक्ट्रल लाइन ऐसी थी बिल्कुल बारीक थी, है ना, बिल्कुल फाइन स्ट्रक्चर, बिल्कुल फाइन लाइन्स थी, बिल्कुल फाइन स्पेक्ट्रल लाइन्स थी, जिनको बोर थ्योरी नहीं समझा पाता, ठीक है। उसके लिए सोमरफेल्ड आएगा आगे, ठीक है। सोमरफेल्ड में हम उसको देखेंगे कैसे होता है। तो बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं। जो हाइपर फाइन स्ट्रक्चर, जो बिल्कुल फाइन स्ट्रक्चर, फाइन स्पेक्ट्रल लाइंस जो आती हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम में, उनको बोर थ्योरी नहीं समझा पाता। ऑल्सो बोर थ्योरी इज नॉट एबल टू एक्सचेंज द स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। पहली बात कर रखी है हमने इस चीज़ की, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के स्पेक्ट्रम की ये
कि स्पेक्ट्रम के बारे में ये कुछ नहीं बता पाता, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जब आप करवाओगे स्पेक्ट्रम के साथ देखोगे तो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे बोर्ड थ्योरी के हिसाब से। फर्दर दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन हाउ मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम एटम्स। हाँ, एटम से मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, इस चीज़ को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाती बोर्ड थ्योरी, ठीक है ना। एटम से मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, इस चीज़ को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते, बिल्कुल नहीं। इस थ्योरी के हिसाब से आप बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे इस चीज़ को कि मॉलिक्यूल से एटम बनी क्यों रहे हैं और कैसे बन रहे हैं। हाउ डज इट डज नॉट रिकॉग्नाइज द वेव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम जानते हैं ना इलेक्ट्रॉन की डुअल नेचर है, इलेक्ट्रॉन डुअल नेचर का होता है, लेकिन इसका पार्टिकल नेचर भी होता है और इसका वेव नेचर भी होता है। तो कहीं हमने वेव नेचर पढ़ा क्या इलेक्ट्रॉन का इसमें? नहीं, इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर तो हमें पता ही नहीं चला। तो बोर्ड थ्योरी आपको इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर का कुछ जानकारी नहीं देता, ठीक है ना। बोर्ड थ्योरी से आपको इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर की कोई भी जानकारी नहीं मिलती है, तो ये इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर क्यों है, बल्कि तो दिखा भी नहीं पा रहा है कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर शो कर रहा है। बोर्ड थ्योरी में, बोर्ड की थ्योरी में, बोर्ड के एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के फॉर्म में, पार्टिकल नेचर है इलेक्ट्रॉन का। बोर्ड थ्योरी में इलेक्ट्रॉन का नेचर पार्टिकल नेचर का है, ठीक है। सो कुछ बात इधर दी गई है, कि दी स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस स्प्लिट कर जाती है, कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस स्प्लिट कर जाती है इन दी एटॉमिक स्पेक्ट्रम। एटॉमिक स्पेक्ट्रम में कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस स्प्लिट करती है और वो क्या बनाती है, हाइपर फाइन स्ट्रक्चर। और इसी चीज़ को बोर्ड थ्योरी जो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, हाइपर फाइन स्ट्रक्चर को बोर्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। और ये चीज़ें बस बताई गई है कि हाइपर फाइन स्ट्रक्चर फॉर्म कैसे हुआ, ठीक है ना। फॉर्म कैसे होता है, हाइपर फाइन स्ट्रक्चर कैसे बनता है, हाइपर फाइन स्ट्रक्चर कैसे बनता है, स्पेक्ट्रल लाइंस की स्प्लिट कर जाने से। स्पेक्ट्रल लाइंस स्प्लिट कर जाती हैं तो हाइपर फाइन स्ट्रक्चर देती हैं। और इट इज़ कॉज बाय, ये क्यों होता है, क्यों ये स्प्लिट कर रही है हाइपर, ये जो ये जो हमारी लाइंस है स्पेक्ट्रल लाइंस, ये स्प्लिट क्यों कर रही है, ये स्प्लिट कर जाती है क्यों, इंटरेक्शन के कारण। किनका इंटरेक्शन, स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन के स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इनका इंटरेक्शन किससे हो जाता है, इनका इंटरेक्शन हो जाता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से, ठीक है ना। इसका इंटरेक्शन हो जाता है ऑर्बिटल के एंगुलर मोमेंटम से, ठीक है। बस सिंपल सी बात है, दो चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। दो चीज़ें याद रखनी है कि हाइपर फाइन स्ट्रक्चर कैसे बनता है। हाइपर फाइन स्ट्रक्चर बनता है स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस से। स्पेक्ट्रल लाइंस की स्प्लिट कर जाने से हाइपर फाइन स्ट्रक्चर बनता है। स्पेक्ट्रल लाइंस की स्प्लिट कर जाने से हाइपर फाइन स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, ठीक है। और स्पेक्ट्रल लाइंस स्प्लिट क्यों कर रही थी, स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट क्यों कर रही थी, क्यों, क्योंकि जो हमारा स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, इलेक्ट्रॉन का स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इनके इंटरेक्शन के कारण, ठीक है ना, इनके इंटरेक्शन के कारण वो स्पेक्ट्रल लाइंस क्या हो जाती है, स्प्लिट कर जाती है। स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट करती है तो हमें क्या मिलता है, हाइपरफाइन स्ट्रक्चर। अब बिल्कुल इसके अगर डीप में जाओगे तो वो बहुत ज़्यादा, ये इस आई थिंक इस पूरे टॉपिक से बहुत थोड़ी से ज़्यादा ये चीज़ें लेंदी हो जाएगी, ठीक है। तो हम इसकी बिल्कुल डिटेल में नहीं जाएंगे, बस हाँ चीज़ें याद रख ली कि हाइपरफाइन स्ट्रक्चर कैसे बनता है और कैसे बनता है, स्पेक्ट्रल लाइन की स्प्लिट कर जाने से, स्पेक्ट्रल लाइन के स्प्लिट कर जाने से। अब और दूसरा चीज़, स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिटिंग क्यों करती है, क्यों, क्योंकि हमारा जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का और ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम है, वो दोनों आपस में इंटरेक्शन करने लग जाती हैं, उनके इंटरेक्शन के कारण। नाउ जस्ट लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, द इलेक्ट्रॉन ऑल्सो हैज़ बोथ पार्टिकल एंड वेव एस्पेक्ट। हम जानते हैं इस चीज़ को, ठीक है। इलेक्ट्रॉन है वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों जो शो करता है, जस्ट लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। using the crystal spacing in nickel crystal as a diffraction grating। देखो क्या होता है ना, जब आप इलेक्ट्रॉन को पास कराओगे निकल के या तो किसी के भी क्रिस्टल लेटिस से, ठीक है ना, कोई भी किसी भी चीज़ के भी क्रिस्टल लेटिस से निकल को पास कराओ, इलेक्ट्रॉन को पास कराओ,
तो जब इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल लैटिस से पास करता है, जब इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल लैटिस से पास करता है तो वो डिफ्रैक्शन शो करने लग जाता है, ठीक है ना। और डिफ्रैक्शन शो करना ये किसी प्रॉपर्टी है, ये वेव की प्रॉपर्टी है। तो मेन मतलब क्या हुआ कि जब आप इलेक्ट्रॉन को क्रिस्टल लैटिस से पास कराओगे तो वो वेव नेचर शो कर रहा होता है, वो वेव नेचर शो कर रहा होता है। इट इज़ पॉसिबल टू ऑब्टेन डिफ्रैक्शन पैटर्न, और आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है दैट कुड बी अंडरस्टूड, इन टर्म ऑफ वेव मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जब वेव एस्पेक्ट देखोगे तो आप उस डिफ्रैक्शन पैटर्न को समझ सकते हो, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है, जब आप क्रिस्टल लैटिस से, सिंपल सी बातें हैं, जब क्रिस्टल लैटिस से इलेक्ट्रॉन को पास करवाओगे, जब इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल लैटिस से मूव करता है, ठीक है ना, तो क्या करता है, वो डिफ्रैक्शन शो करने लग जाता है, ठीक है ना। और हमें कुछ डिफ्रैक्शन के पैटर्न्स मिलते हैं, ठीक है ना। और उस पैटर्न को आप वेव एस्पेक्ट से समझ सकते हो, बट पार्टिकल एस्पेक्ट से उस चीज़ को नहीं समझ सकते हो, ठीक है ना। तो वेव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन से आप उस डिफ्रैक्शन पैटर्न को समझ सकते हो। बट बोर थ्योरी में तो हमें कहीं वेव एस्पेक्ट को नहीं समझाया गया, इलेक्ट्रॉन वेव एस्पेक्ट शो कर रहा हो, ठीक है। तो हाँ, डिफ्रैक्शन पैटर्न जो इलेक्ट्रॉन शो करता है वो आप क्या कर सकते हो, वो बोर थ्योरी से उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, ठीक। इसके लिए आगे आते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आते हैं जो हमें वेव फंक्शन बताते हैं, ठीक। अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन मूव्स इन ऑर्बिट नोन एज स्टेशनरी स्टेट, ठीक है ना। ऑर्बिट्स में मूव करते हैं। द पाथ ऑफ द इस ऑर्बिट दैट इज ट्रैजेक्टरी कैन बी नोन इफ ओनली इफ वी नो साइमल्टेनियसली बोथ पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कि इलेक्ट्रॉन, पहली बात, बोर्स थ्योरी के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट्स में मूव करते हैं। ऑर्बिट्स को स्टेशनरी स्टेट भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो बोर्स थ्योरी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में मूव करते हैं, और उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है कि किस पाथ में वो मूव कर रहा है, किस पाथ में वो मूव कर रहा है, पूरी ट्रेजेक्ट्री अगर उसकी आपको जाननी है, अगर उसकी पूरी ट्रेजेक्ट्री की आपको पता करना है, ठीक है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पोजीशन और वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, इसको एक साथ पता करनी पड़ेगी। मीन्स अगर मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो उसकी पोजीशन आपने पता कर ली, तो वेलोसिटी भी पता करनी पड़ेगी कि वेलोसिटी क्या है इसकी। पोजीशन एंड वेलोसिटी दोनों को साइमल्टेनियसली इसको आपको पता करना पड़ेगा, ठीक है ना। जो आगे हम देखेंगे कि ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं, ठीक है ना, अभी रहने देते हैं। It therefore assumes the accurate it therefore assumes the accurate and simultaneous determination of both position and velocity of the electron, ठीक है। तो एज्यूम कर लिया जाता है, बिल्कुल हम कैलकुलेट तो नहीं कर सकते, ठीक है ना। आपने आई थिंक 11th में आपने पढ़ा होगा, 11th में आपने पढ़ा होगा कि हम पोजीशन और वेलोसिटी पता नहीं कर सकते एक साथ एक समय पे, ठीक है ना। जब आप पोजीशन को फाइंड करने लग जाओगे, पोजीशन को आप स्टडी करने लग जाओगे, पोजीशन को पता करने लग जाओगे, तो वेलोसिटी में उतना ही आपका क्या जाएगा, उतना ही आपके पास वेलोसिटी में डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है ना। वेलोसिटी में उतना ही एरर आने लग जाएगा। तो आज जब आप वेलोसिटी वेक्टर पता करोगे, वेलोसिटी को पता करोगे, तो आप पोजीशन में आपकी एरर आने लग जाएगी। दोनों को एक साथ आप स्टडी नहीं कर सकते, ठीक है, दोनों को साइमल्टेनियस आप पता नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बस एक्यूरेटली एज्यूम कर लिया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे बस इट देयरफॉर एज्यूम्स द एक्यूरेट साइमल्टेनियस डिटर्मिनेशन ऑफ बोथ पोजीशन एंड वेलोसिटी। यहाँ पे बस क्या क्या गया, यहाँ पे बस एज्यूम किया गया है, बिल्कुल यहाँ पे निकाला नहीं जाता, और ऐसा होता भी नहीं है, ये निकलता भी नहीं है, ठीक। बोथ द एजम्पशंस इज नॉट इन कन्फर्मिटी विद द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन दी फोर्थ कमिंग यूनिट, जो फोर्थ यूनिट में देखोगे, वी शैल सी हाउ थ्योरीज वर डेवलप्ड बाय हाइजेनबर्ग एंड श्रोडिंगर। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में आपको पता चलता है कि आप ये दोनों चीज़ों को, वेलोसिटी और पोजीशन को साइमल्टेनियस कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। बट हाँ, बोर्ड ने यहाँ एज्यूम करके चल लिया है। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ोगे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ोगे टू एक्सप्लेन वेव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। In order to further explain the fine structure of spectral lines in the atomic spectrum of hydrogen, Sommerfeld proposed the following modification in the Bohr's model। जो फाइन स्ट्रक्चर बन रहे थे, तो उस चीज़ को थोड़ा सोमरफेल्ड के द्वारा समझाया गया है, ठीक है ना। सोमरफेल्ड के द्वारा समझाया गया। सोमरफेल्ड ने कुछ मॉडिफिकेशन किया है, किसमें बोर्स का जो मॉडल है
बोर्स का जो एटॉमिक मॉडल है उसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया सोमरफेल्ड ने, और ज़्यादा कुछ खास नहीं किया है। बट हाँ, हाइजेनबर्ग और सोडिंगर ने तो पूरी पूरी थ्योरी को उलट पुलट करके रख दी है। जब आप सोडिंगर पढ़ने जाओगे तो बोलोगे यहाँ पे अब बोर्स की थ्योरी किधर बची। सोडिंगर का जब वेव इक्वेशन पढ़ने लग जाओगे ना तब तो खत्म, तो पता नहीं चलेगा बोर्स थ्योरी कहाँ चले गई। ठीक है ना। बट हाँ, सोमरफेल्ड ने थोड़ा बहुत चेंज किया है और समझाने की कोशिश की है हमारी किसको, जो स्पेक्ट्रल लाइन, जो फाइन स्पेक्ट्रल लाइन हमें मिल रही थी। ठीक है ना, जो फाइन स्पेक्ट्रल लाइन, जो फाइन स्ट्रक्चर मिल रहा था हमें, किसकी वजह से, स्पेक्ट्रल लाइन्स के स्प्लिट हो जाने की वजह से। स्पेक्ट्रल लाइन्स के स्प्लिट हो जाने की वजह से जो फाइन स्ट्रक्चर मिल रहा था, उस चीज़ को समझाने की कोशिश की हमारे सोमरफेल्ड ने।